बहुत लोग के मन में ये डाउट होता है, शंका संदेह होता है कि भैया कैसे पेपर को हल करेंगे, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप आंसर बनाकर कैसे ले सकते हैं, एक सटीक आंसर कैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े होंगे तब भी आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे अर्थशास्त्र में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पेपर के माध्यम से आपको पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कैसे आप आंसर बना के लिख सकते हैं। पहले हूबहू ऐसे पेपर आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा और फिर इसके बाद जो है 11 से लेकर 18 तक अति लघु क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद जो 19 से लेकर 24 तक लघु उत्तरीय रहेगा। 25 से 27 तक लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जिसका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना होगा। अब यहाँ पे बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए उत्तर पुस्तिका में जो सही होगा वो आपको करना होगा। 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर मैं बताऊं कि इसमें बी मार देना, सी मार देना, यही आता जाता तो ये गलत हो जाएगा। आप अपने इच्छा से उस टाइम पे जो भी आपको सुविधाजनक लगे आप उसमें आप जो है तुक्का भी लगा सकते हैं या फिर कोई ना कोई आंसर टिक करके आएंगे। अपनी कॉपी में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। आप वहाँ पे अपनी कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या। फिर जो है मान लो एक है तो आप यहाँ पे एक लिख देंगे, फिर एक का जो भी सही है, मान लो इसमें आ सही है तो आप यहाँ पे आ लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे एडम स्मिथ, ठीक है। इस प्रकार से उसका नाम लिखेंगे एडम स्मिथ और उसके बाद वहाँ पे टिक कर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। तो जो आपको उचित लगेगा आप उसे एक बार उसे कर लेना अच्छे तरीके से। 10 क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद जो मेन पॉइंट है उसको बता देते हैं। आपका यहाँ से शुरुआत होता है जो आपका अति लघु है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो यहाँ पे जो है आपको कॉपी में अपने लिखना होगा। जैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, लागत से क्या अभिप्राय है, आगम यानी आय से क्या अभिप्राय, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में जो है आप यहाँ पे काले स्केच से अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद लिखना वहां पे अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या 11 है तो 11 आप यहाँ पे लिख के अंडरलाइन कर देना और यहाँ पे एक हेडिंग बनाना आप अच्छे से। हेडिंग क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन से हेडिंग बनाना अर्थ सूक्ष्म अर्थशास्त्र, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या लिखेंगे तो आप इसमें लिखेंगे हेडिंग बना के। देखिए यहाँ पे लिखा है सेंटेंस सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। जैसे आपका जो सिम होता है पहले सिम बड़ा आता था, ठीक है। इसके बाद जो है फिर इसके बाद छोटा सिम आया, छोटा सिम आया, फिर इसके बाद और छोटा सिम आ गया यानी माइक्रो आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रो का मतलब होता है एकदम छोटा, है ना। माइक्रो का मतलब छोटा होता है। तो इसमें आप लिखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जब हम छोटे आर्थिक क्रियाओं का या छोटे चीज़ों का या छोटे किसी फर्म का, उद्योग का, किसी बाजार का अध्ययन करते हैं तो उसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। सिंपल हो जाएगा। फिर वहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं या फिर जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिख के लिख सकते हैं वहाँ पे। जैसे एक छोटी कोई वस्तु हो गई, छोटा एक व्यापार हो गया, एक छोटा छोटा लगा देने उसके सामने, बस आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे बना के लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। 3 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर तो एग्जामिनर आपको दे ही देगा आप सही तरीके से अगर अच्छी राइटिंग में आप लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे उपयुक्तता से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उपयुक्तता क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, दूसरा काम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या बनेगा, यही क्वेश्चन से आपका हेडिंग बन जाएगा उपयुक्तता, ठीक है। ये हेडिंग लिखने के बाद अब आप किसके आगे यहाँ पे लिखना है, लेकिन लिखे क्या समझ में नहीं आ रहा तो सेंटेंस देखिए लिखा है उपयुक्तता। आपकी जिंदगी में कोई न कोई किसी चीज़ की उपयुक्तता तो होगी ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आपको किसकी आवश्यकता है, किसको उपयोगिता है आपको, यानी भोजन की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे, भोजन की तलाश करेंगे। जब आपको भोजन मिल जाएगा तो भोजन आप करेंगे। जो भोजन कर लेंगे तो उसके बाद जो आपको संतुष्टि मिलेगी, भोजन करने के बाद जो संतुष्टि मिलेगी वही आपकी उपयुक्तता है, सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सेंटेंस में लिखेंगे कि उपयुक्तता से तात्पर्य होता है कि जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तो उसे उपयुक्तता कहते हैं। जैसे भूख लगने पर भोजन करने पे हमें संतुष्टि मिल जाती है। अपने सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया, अपने थॉट अपने विचार मैंने आपको बताया है। ऐसे दोस्तों आप लिख सकते हैं, 100% सही होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप एग्जाम्पल लिख देंगे ना, बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए, लागत से क्या अभिप्राय है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लागत क्या होती है। तो लागत का मतलब होता है, बहुत सिंपल सेंटेंस
सेंटेंस है, पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम है हेडिंग। हेडिंग क्या बनेगा, लागत, इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। अब जब यहाँ पे लिखेंगे आप तो लागत में क्या लिखेंगे, जैसे मान लो कि आपने कोई भी वस्तु बनाया है, मान लो आपने कोई वस्तु निर्माण किया है, उत्पादन किया है, ठीक है, या मान लेते हैं अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने कृषि किया मान लेते हैं, ठीक है, आपने गेहूं मान लीजिए आपने उगाया अपने खेत में। जो गेहूं आपने उगाया है, टोटल जो आपका गेहूं हुआ उसमें कुल कितना लागत यानी कितना आपका खर्च हुआ है, वही खर्च क्या है, लागत है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं उसमें कितना टोटल खर्चा हुआ है, वही टोटल खर्चा लागत कहलाता है, सिंपल परिभाषा। लिखिए आराम से अपने सेंटेंस बना के, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा आगम। आगम यानी आय से क्या अभिप्राय है, आय के बारे में आप सभी जानते हैं, इनकम के बारे में। तो यहाँ पे पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम हेडिंग। ये क्यों करना है, क्योंकि इससे थोड़ा सा तो कवर होगा ही, आपका पेज कवर भी होगा और अच्छा भी लगेगा देखने में, और प्रश्नोत्तर नंबर तो डालना तो अनिवार्य है ही। और क्रम वाइज क्वेश्चन को लिखिए, बनाकर लिखिए, क्रम वाइज लिखिए अच्छे से पूरा, क्योंकि क्रम वाइज लिखने से एग्जामिनर के दिमाग में रहता है कि भाई क्वेश्चन को क्रम वाइज किया गया, नंबर चढ़ाने में उसे आसानी रहती है। क्योंकि जब नंबर चढ़ाते हैं एग्जामिनर तो बहुत दिक्कत होती है। अगर आपने मान लो 11 नंबर यहाँ लिखा है, फिर 12 नंबर लिखा, फिर इसके बाद 15 नंबर लिख दिया, फिर इसके बाद आगे जाके आपने 14 नंबर लिखा, फिर 13 नंबर लिखा, ऐसे करके लिखते हैं तो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा भैया। नंबर जो है आपको उसमें मिक्स हो सकता है, फिर नंबर नहीं चढ़ेगा, फिर आपका नंबर कम आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि नंबर कैसे कम आ गया, ठीक है। तो इसीलिए क्रम वाइज करने की कोशिश करिए, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगम क्या होता है तो उसमें आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, देखिए आगम आय यानी इनकम। जब इंसान कोई काम करता है तो काम करने के बाद उससे क्या मिलता है, उसे काम करने के बाद पैसा मिलता है। उस पैसे से क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो अपने सेंटेंस से बना के लिखिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई कार्य करता है तो उससे इनकम यानी आय की प्राप्ति होती है, जिससे वो हम आय कह सकते हैं, या फिर हम उस साधन को जो है आय कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा बैंक क्या होता है। भाई बैंक में जिंदगी में कभी तो गए होंगे, जरूर देखे होंगे। तो क्या होता है बैंक, बैंक वह संस्था होता है या फिर बैंक वह होता है जहां पे हम पैसा जमा करते हैं और पैसा निकालते हैं। पैसा जमा करना, पैसा निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस आगे बढ़ा देंगे कि बैंक का काम क्या होता है। बैंक का काम होता है लोन देना भी होता है। जैसे आपको लोन चाहिए तो बैंक में जाइए, लोन लीजिए, तो कुछ ब्याज पर आपको लोन देगा। तो ये भी तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं परिभाषा में, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। किसी एग्जाम्पल के तौर पे बैंक का नाम लिख दीजिए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नाम लिख दीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, बढ़िया हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। आगे देखिए बाजार से क्या अभिप्राय है। बाजार भैया इतना सिंपल क्वेश्चन, बाजार में आप कभी गए नहीं होंगे, गए होंगे जरूर, देखे होंगे, प्रतिदिन जाते होंगे। तो बाजार का मतलब क्या होता है, बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहां पे लोग वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं, यही तो बाजार में होता है। और क्या होता है बाजार में, यही होता है भैया, वस्तु को खरीदा जाता है, वस्तु को बेचा जाता है, यानी क्रय विक्रय होता है। लिखिए बढ़िया से अपने सेंटेंस बनाकर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखिए पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है। अब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्रश्नोत्तर नंबर डालिए, हेडिंग बनाइए और फिर इसके बारे में लिखिए। क्या लिखिए, क्वेश्चन 2 बार पढ़ेंगे तब समझ में आपको आएगा। पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है। तो पूर्ण रोजगार मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर 100 लोग हैं, ये लोग काम करना चाहते हैं, 100 लोग काम करना चाहते हैं, इनके पास योग्यता है, ये काम करने को तैयार हैं। अगर इन 100 लोगों को पूरा का पूरा रोजगार मिल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण रोजगार कहेंगे, सिंपल है ना। यानी जैसे मान लो आप, जब आपका कोई भी काम होता है जो पूरा हो जाता है, जैसे मान लो आपके एक स्कूल में होमवर्क दिया गया है और आपने होमवर्क कर लिया, तो कहेंगे भाई मेरा होमवर्क पूरा हो चुका है। तो पूरा होने का मतलब क्या, पूरा होने वाला पूर्ण हो चुका है। यानी अगर आप 100 लोग हैं, 100 लोग काम करना चाहते हैं, तो 100 लोग को रोजगार मिल जाए तो उसे हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। एग्जाम्पल उसमें लगा देंगे तो अच्छा आंसर बन जाएगा और स्मार्ट हो जाएगा और अच्छे से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 3 में 3 दोस्तों पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि रेपो रेट क्या है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है रेपो रेट क्या है, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है।
3 नंबर का प्रश्न है, देखिए कैसे इसको लिखेंगे। पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम हेडिंग, हेडिंग क्या बनेगा, रेपो रेट बनेगा। अब आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लो आप कहीं बाजार में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार से कहते हैं मान लो सेब खरीदना है आपको, आपको मान लो सेब खरीदना है, तो दुकानदार से कहते हैं भाई यहाँ कैसे रेट लगाया सेब, कैसे रेट लगाया सेब। आप बोलते हैं ना कैसे रेट लगाया सेब, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है रेट। इसी से पूरी कहानी आपकी बदलने वाली है, रेट से है। तो दुकानदार से कहते हैं भाई कैसे रेट लगाया सेब, दुकानदार कहता है कि 150 रुपये है, 150 रुपये किलो सेब है। तो जो 150 रुपये किलो सेब है वो क्या है, उसका दाम है, यानी रेट है। क्या है, दाम है यानी रेट है। तो यहाँ पे आप परिभाषा लिखेंगे। इसमें जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो होता है, और जो आपके वाणिज्य बैंक होते हैं जिन्हें हम व्यावसायिक बैंक कहते हैं, जैसे कि आपका मान लें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब जो आरबीआई जो होता है, जिस रेट पर, जिस रेट को हम लोग दर बोलते हैं, जिस रेट पर जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनको ऋण प्रदान करता है, उसी ऋण को रेपो रेट कहा जाता है। जैसे जैसे मान लो कि आरबीआई जो है एसबीआई को कुछ परसेंट के हिसाब से उसको ब्याज दिया, ठीक है, ऋण दिया, तो जो दर दिया है मान लो 2% के हिसाब से दिया है, 5% के हिसाब से दिया है, तो वही आपका रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना के भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये तो अतिलहोत्रीय प्रश्न आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि यार लघु आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं कैसे लिखें। दोस्तों इसमें जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल दिया गया है, आपका ये तो हल करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो आपको हल करना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर देखिए, 20 नंबर देखिए, 21 नंबर छोड़कर यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हैं। तो कुछ तो बना के लिख सकते हैं, कुछ तो मिल जाएगा आपको। 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, 6 में अगर 5 मिल जाता है या 4 ही मिल जाता है तब भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे। पहला काम काले स्केच से आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 19 तो 19 लिखेंगे, फिर इसके बाद हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे कि मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों को सचित्र व्याख्या कीजिए। सचित्र भैया यहाँ पे चित्र भी बनाना है आपको, ये बताया गया है। तो अब कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, लिखा मांग की लोच, तो यहाँ पे लोच छोड़ दीजिए, यहाँ पे मांग लिखा है, ठीक है। मांग वो है जो डिमांड की बात कही जा रही है। इससे मान लीजिए अगर कीमत मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत मान लेते हैं 1000 रुपये है, किसी वस्तु की कीमत मान लेते हैं 1000 रुपये है। अब यहाँ पे 1000 रुपये है, तो यहाँ पे 1000 रुपये में जो व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है उसी को मांग कहते हैं, ठीक है। तो पहले परिभाषा आप लिखिए, छोटा सा, नहीं आ रहा छोटा सा परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए जो 1000 रुपये का वस्तु मिल रहा है, अगर वही 1500 का मिलने लगेगा तो क्या तब भी उतना ही मांग रहेगा कि घटेगा? नहीं, मांग घट जाएगी। यानी कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है, मांग घट जाती है कीमत बढ़ने से। अगर कीमत जो है अगर कीमत घट जाती है तो मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। ये एक रूल है, एक नियम है मांग की लोच, मांग के नियम का। तो आप इस सेंटेंस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके कार्य की विभिन्न श्रेणियों को सचित्र वर्णन करना है। तो देखिए इसमें जो है आप एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर जो लाइन होती है, जो डंडा खींचा रहता है ऊपर लंबवत जो होता है, इस पे हमेशा वाई अक्ष लिखते हैं, ठीक है। और जो ये पड़ी लाइन रहती है, पड़ी लाइन, इसको जो है यहाँ पे हमेशा यक्स अक्ष लिखते हैं। जो खड़ी लाइन है यहाँ पे वाई रहेगा, जो पड़ी लाइन है यहाँ पे यक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सचित्र वर्णन करना है तो आप इस प्रकार से एक ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पे आप जो है ग्राफ इस प्रकार से ऐसे गिरता हुआ दिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर ग्राफ जो है आप ऐसे ऐसे ऊपर उड़ता दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ जो है समथिंग इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है। एक ग्राफ जो है आपका यहाँ पे जब बना देंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से आपको एक हिंट मिलेगा कि किस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। इसको लिखने के बाद जो है आप इसकी विभिन्न श्रेणियां लिखेंगे। श्रेणी में क्या होता है, जब मांग की लो जैसे कीमत बढ़ जाएगी तो पहला यहाँ पे श्रेणी डाल देंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। और पहले पॉइंट में लिखेंगे कि जब कीमत बढ़ती है, अपने सेंटेंस से लिखिए जब कीमत बढ़ती है, ठीक है, तो मांग क्या होती है, मांग घट जाती है, ठीक है, मांग घटती है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, मांग जो है घटती है, ये हो जाएगा। अब इसको अर्थशास्त्र की भाषा में जो है आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे लिखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए कि किस प्रकार से लिखना है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे
दूसरा हेडिंग बना के कि जब कीमत घटती है, ठीक है, जब कीमत घटती है आप पूरा लिखेंगे, जब कीमत घटती है तो मांग क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। ऐसे सेंटेंस बना के लिखिए। थोड़ा बहुत लिखेंगे, कुछ तो आपको दिमाग में समझ में आएगा और अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से लिख पाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस बना बना के लिखिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। 6 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति जो है, इसके बीच में चित्र की सहायता से अंतर बताना है। तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर और हेडिंग बना लेना है। हेडिंग आपका जो है यहाँ से लेकर जो है बीच में अंतर जो है यहाँ तक आपका हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके आप इसे ले सकते हैं, या तो डिवाइड करके भी ले सकते हैं ऐसे करके। तो पहले एक एक करके समझते लिखें क्या इसमें। तो यहाँ पे जो है आपका पहला मान लीजिए उठाते हैं यहाँ से, उपभोग की सीमांत जो है प्रवृत्ति। अब आपको यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा तो आप सीमांत प्रवृत्ति काट दीजिए, उपभोग यहाँ पे सेंटेंस उठाइए। उपभोग का मतलब क्या होता है, उपभोग का मतलब होता है कि जो आप अपने पैसों को खर्च करते हैं खाने पीने में, उपभोग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप जो है 1000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, 1000 रुपये कमाते हैं, तो 1000 रुपये में कितना आप अपने उपभोग पर खर्चा करते हैं, यही आपका उपभोग सीमांत प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो समथिंग इस प्रकार से कुछ ना कुछ सेंटेंस आप बना के लिख सकते हैं कि जितना, मान लीजिए एक एग्जांपल दे सकते हैं कि एक व्यक्ति है मान लो 1000 रुपये कमाता है, तो 1000 रुपये में जितना वो व्यक्ति अपने उपभोग पे खर्चा करता है वो आपका उपभोग सीमांत प्रवृत्ति हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बारे में एग्जाम्पल दीजिए, लिखिए और अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। आगे इसमें देखिए बचत जो है सीमांत प्रवृत्ति पूछा है, तो यहाँ पे अगर उपभोग कर रहा है तो यहाँ क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। यानी मान लो 1000 रुपये कमाता है तो 1000 रुपये में से कितना बचत कर रहा है, यहाँ तो खर्च कर रहा है, लुटा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बचत कर रहा है, तो बचत करने में 1000 रुपये में कितना बचत करता है ये आपको दिखाना है। अब इसका डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हैं, देखिए कैसे। जब अगर उपभोग करेगा तो उसके पास के यहाँ पे वाई अक्ष दर्शा सकते हैं, यहाँ पे एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है। अगर उपभोग करेगा यानी पैसा ज़्यादा खर्च करेगा तो ग्राफ जो है नीचे की तरफ ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। अगर वो बचत करेगा तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से ऐसे ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि बचत कर रहा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ भागेगा, इस प्रकार से दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से छोटा मोटा ग्राफ भी बना सकते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ तो काम आपका हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल है भैया, इसको मान लीजिए छोड़ देते हैं, तो आपको करना पड़ेगा, किसी प्रकार से बना के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बैंकों के जो बैंक द्वारा साख सृजन होता है उसको समझाइए। बैंक द्वारा साख सृजन, अब हमको साख सृजन नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए सृजन का मतलब होता है जमा करना, संचित करना। यानी जो बैंक होते हैं वो जो ऋण होते हैं उनका सृजन किस प्रकार करते हैं ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लग देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, पहले आप अपने सेंटेंस यहाँ पे लिखिए कि जो है जो बैंक होते हैं वो पैसों का जमा करते हैं, लेन देन करने काम करते हैं, और किसी को कर्ज चाहिए तो लोन देते हैं, कर्ज वहाँ पे मिल जाता है आसानी से कुछ ब्याज दर पे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है जो साख सृजन होता है उसको जो है उसका संचित करते हैं, जमा करते हैं, लोगों को ब्याज पर जो है कर्ज देते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस को बना के लिखिए, कुछ ना कुछ आपको तो काम हो ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सरकारी बजट के किन्हीं 3 उद्देश्य को बताइए। सरकार बजट क्यों बनाती है, अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आप अपना बजट क्यों तैयार करते हैं। मान लो आपको कोई सामान लेकर आना है तो आप लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट का मतलब क्या, वो बजट है कि कौन सा सामान लेकर आना है, कितने का मिलेगा। तो ऐसे सरकार बजट बनाती है कि देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार अपनी बजट बनाती है कि उसके पास कितना आय आया है, ठीक है, और कितना वो व्यय यानी खर्च करने वाली है, उसका लेखा जोखा तैयार करती है। तो यहाँ पे उद्देश्य आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे है लचीली विनिमय दर को निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पे लचीली विनिमय दर है, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना, लेन देन करना, ठीक है। अगर कोई वस्तु हम लेते हैं, कोई वस्तु हम खरीदते हैं, तो वो वस्तु जो है कितने दर यानी कितने % पर जो है लिया जा रहा है, वो यहाँ पे विनिमय दर को बताता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसमें डायग्राम न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको अथवा करके देगा जो थोड़ा सा इजी रहेगा। न्यूमेरिकल आप छोड़ सकते हैं, जो इजी लगेगा आप उसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बना सकते हैं, जैसे पूर्व प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो पूर्व प्रतियोगिता का मतलब फुल कंपटीशन होता है, ऐसा
स्थान होता है जहाँ पे क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होते हैं और उनको सबको जानकारी होती है कि वस्तु कीमत कितना होती है, किस प्रकार से वस्तु खरीदा जाता है, कितने का बना होगा, पूरी कास्ट कितनी होगी, यानी क्रेता विक्रेता को पूरी जानकारी होती है। उसी को पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। तो ऐसे सेंटेंस बना के अपने भाषा में लिख सकते हैं। इसमें छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। इस प्रकार से डायग्राम बना के कवर कर देंगे तो थोड़ा सा पेज भी भर जाएगा और आपका आंसर भी अच्छा स्मार्ट दिखेगा। तो ऐसे बना के दोस्तों कुछ लिख कर आइएगा, छोड़कर मत आइएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है, आप अगर ऐसा क्वेश्चन करके आते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।